आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के आय निर्धारण का सिद्धांत, समग्र मांग, समग्र पूर्ति और उसका संतुलन। इसके बाद हम बात करेंगे मुद्रास्फीति की, मुद्रास्फीति के प्रभाव की और उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, रोजगार से उसका संबंध क्या है। आय निर्धारण के सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं समग्र मांग और समग्र पूर्ति। समग्र मांग और समग्र पूर्ति की अवधारणा कहाँ से जन्म लेती है और कैसे शुरुआत होती है। जब तक आप इसका अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप इसमें बहुत आगे जाकर के इसके बेसिक सिद्धांत को समझ नहीं पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं कि ये समग्र मांग और समग्र पूर्ति की अवधारणा की शुरुआत कैसे होती है। आपने पढ़ा होगा, जब आप व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा होगा कि 1936 में जब कीन्स की पुस्तक आती है, जनरल थियरी ऑन इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी, तो वहीं से समष्टि अर्थशास्त्र की शुरुआत होती है। उसके पहले के अर्थशास्त्र को हम मांग पक्ष का अर्थशास्त्र और उसके बाद के अर्थशास्त्र को हम पूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र कहते हैं। 1936 में इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद जब समष्टि अर्थशास्त्र की शुरुआत होती है तो वहां पर से का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। आपको याद होगा, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में जो कुछ भी आप उत्पादन करेंगे उसकी मांग स्वतः उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन 1919 में जब विश्वव्यापी मंदी आई और ये 1930 तक पूरे विश्व को परेशान कर रही थी, उस समय एक विचार गोष्ठी हुई जिसके जो नेतृत्व करता थे वो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेम्स कीन्स थे और उन्होंने अपने अध्ययन में ये निष्कर्ष निकाला कि जो से का बाजार सिद्धांत था कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ये अब बदलने का समय आ गया है। अब होना चाहिए कि मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। अब आ गया है डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। तो अब इन अवधारणा के बाद जो समष्टि अर्थशास्त्र के का उद्भव हुआ, तो उसके पहले हमने क्या पढ़ा कि मांग, पूर्ति और संतुलन। जब हम मांग, पूर्ति और संतुलन यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो वहां पर हम बात करते थे एक वस्तु की मांग, एक व्यक्ति के उपभोग का निर्धारण, एक व्यक्ति के आय का मांग पर क्या असर पड़ता है, दूसरे एक उत्पादन इकाई का क्या उत्पादन होना चाहिए, उत्पादन का स्तर क्या होगा, उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसका लागत क्या होगा, उसकी आय क्या होगी। इन सब चीजों का अध्ययन हम करते थे व्यष्टि अर्थशास्त्र में। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र जब आया तो हमें यहाँ पर 1930 के बाद विश्वव्यापी मंदी के बाद ये महसूस हुआ कि अब हमें अर्थशास्त्र को व्यष्टि परक ना होकर के समष्टि परक लाना होगा। तो इसके लिए जरूरत थी कि हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें। यानी जो परंपरागत अर्थशास्त्री थे, क्लासिकल इकोनॉमिक्स जिनको हम इकोनॉमिस्ट कहते थे, जेबी से जे एस मिल, एडम स्मिथ, रिकार्डो और माल्थर, इनके सिद्धांतों को अब एक पुनर्दृष्टि देते हुए अब समष्टि अर्थशास्त्र की जब अवधारणा जन्म लेती है तो यहाँ पर हम बात करना शुरू करते हैं समग्र मांग, समग्र पूर्ति। अभी तक हमने पढ़ा था मांग और पूर्ति, यहाँ हम पढ़ रहे हैं समग्र मांग और समग्र पूर्ति। वहां पर हम पढ़ते थे संतुलन, लेकिन यहाँ पर कहा गया प्रभावी मांग। यानी हम
प्रभावी मांग की बात करते हैं। यहाँ पर समग्र मांग के साथ, क्योंकि अर्थव्यवस्था में आय का निर्धारण करने के लिए हम किसी भी एक व्यक्ति के आधार पर पूरी अर्थव्यवस्था का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो एक अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन किया जाना चाहिए, आय व रोजगार का स्तर क्या होना चाहिए, इन्हीं सब बातों की अवधारणा जन्म लेती है कीन्स की पुस्तक जनरल थ्योरी ऑन इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी। तो आप आज जिस अध्याय का आप पुनरावलोकन करने चल रहे हैं, जो इसका पाठ्यक्रम जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, इसमें आप अर्थव्यवस्था की समग्र मांग, समग्र पूर्ति तथा प्रभावी मांग के अर्थ को जान पाएंगे। समग्र मांग के घटक क्या हैं, हम उसको आपसे साझा करेंगे। आय तथा रोजगार का संतुलन स्तर कैसे निर्धारित होता है, और निवेश गुणक की अवधारणा तथा कार्यशीलता को समझ पाएंगे। तो ये हमने अपने पूरे इस लेक्चर को आपके साथ 4 पॉइंट्स में, 4 बिंदुओं पर हमने बात करने के लिए सोचा है। देखिए, अब समग्र मांग की जब अवधारणा की हम बात करते हैं, तो किसी भी अर्थव्यवस्था की समग्र मांग क्या होती है, इसके लिए हमें जरूरत होती है कि पहले एक दिया हुआ कीमत स्तर हो, वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग हो, और एक समयावधि हो। इन तीनों पर ही हम इनका इस अवधारणा को प्रतिपादित कर सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था की समग्र मांग को दिए गए कीमत स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की मांग के रूप में परिभाषित किया जाए। फिर से आप सुन लें, किसी अर्थव्यवस्था की समग्र मांग को एक दिए हुए कीमत स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कीमतें जो दी हुई कीमतें मानी गई है यहाँ पर, उनका स्थिर होना बहुत जरूरी है। अगर हम, क्योंकि हम एक समयावधि की बात कर रहे हैं, समय बिंदु की बात कर रहे हैं, अगर हम कीमतों को स्थिर नहीं मानेंगे, इसमें अल्पकालिक परिवर्तन होते रहेंगे, तो हम इन समग्र मांग की अवधारणा को प्रतिपादित नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए पहला हमारा जो पहली शर्त है, वो है कि कीमतें दी हुई हो और स्थिर हो। हमने परिभाषा में ही बताया है कि दिए गए कीमत स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग। तो पहला शर्त है कि कीमतें दी हुई हो और स्थिर हो। अगर अल्पकाल में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें परिवर्तित होंगी, तो हम अर्थव्यवस्था में समग्र मांग की अवधारणा का मापन नहीं कर पाएंगे। अब समग्र मांग अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, उनकी प्रचलित कीमत स्तर, वस्तुओं और सेवाओं, ध्यान रखिएगा हम 3 बात कर रहे हैं। कीमत स्तर, प्रचलित कीमत स्तर यानी जो बाजार मूल्य में चल रहा है वो कीमत स्तर, वस्तुओं और सेवाओं का कुल उपभोग व्यय है, किस पर, बाजार के प्रचलित कीमत स्तर पर। तो हम अब ये प्रश्न उठेगा कि अर्थव्यवस्था में उपभोग करने वाले क्षेत्र कौन-कौन से हैं? क्योंकि हमने जो अभी आपको डिफाइन किया वो है कि समग्र मांग एक माप है। इस चीज का माप है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा प्रचलित कीमत स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर किया गया कुल व्यय। हमारे ख्याल से आपने अब तक नोट कर लिया होगा। तो हम अब यहाँ पर जो दूसरी बात कर रहे थे कि अर्थव्यवस्था में उपभोग करने वाले क्षेत्र कौन-कौन से हैं। अगर उपभोग के क्षेत्र नहीं मालूम होगा तो फिर आप माप कैसे करेंगे। तो यहाँ ये ध्यान रखिए कि अर्थव्यवस्था का जो समस्त उत्पादन अर्थात अंतिम उपभोग के साथ भावी उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी को आधार बनाकर हम उपभोग क्षेत्र को 4 क्षेत्रों में बांट सकते हैं, यानी 4 बिंदुओं पर उनकी पहचान कर सकते हैं। पहला परिवार, दूसरा उत्पादन इकाई जिसको हम कहते हैं फर्म, तीसरा सरकार, और चौथा होता है शेष रूप। आपको याद होगा कि जब हम राष्ट्रीय आय मापन की संकल्पना प्रतिपादित करते हैं, जब राष्ट्रीय आय की संकल्पना की बात करते हैं, तो भी हम इन्हीं 4 बिंदुओं पर राष्ट्रीय आय
की संकल्पना प्रतिपादित करते हैं। परिवार, फर्म, परिवार जिसको हाउस होल्ड कहते हैं, फर्म जिसको उत्पादन इकाई कहते हैं, सरकार और शेष विश्व, इन 4 भागों में बांट करके आपको याद होगा C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। C क्या है? परिवार यानी घरेलू उपभोक्ता क्षेत्र द्वारा किया गया उपभोग, और इसके बाद I इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, मतलब हमेशा इन्वेस्टमेंट जो है, निवेश जो है वो हमेशा बचत के बराबर होता है। किसके द्वारा किया जाता है? फर्म के द्वारा किया जाता है। सरकार यानी गवर्नमेंट, तो C प्लस I प्लस G सरकार का व्यय कौन सा है? जो टैक्स के रूप में, कर के रूप में सरकार जो लेती है वही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में सरकार व्यय करती है। X माइनस M यानी विदेशों में की गई निर्यात प्राप्तियां और विदेशों से पर किया गया आयात व्यय। आयात जब करते हैं तो हम व्यय करते हैं, यानी पैसा हमारे देश से बाहर जाता है। निर्यात करते हैं तो प्राप्तियां होती हैं, अर्थात पैसा हमारे देश में आता है। तो इन दोनों का शुद्ध लाभ यानी शुद्ध प्राप्तियां x माइनस M, तो हमारा जो y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस ब्रैकेट में लिखते हैं x माइनस M, ये हमारा इक्वेशन बनता है। तो हम कैसे परिभाषित करते हैं? राष्ट्रीय आय किसके बराबर है? पारिवारिक क्षेत्र द्वारा किया गया उपभोग व्यय C, फर्म द्वारा किया गया निवेश I, सरकार द्वारा किया गया व्यय G प्लस x माइनस M अर्थात शेष विश्व की प्राप्तियां। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो समग्र मांग जो है वो इन सभी क्षेत्रों की वस्तुओं और सेवाओं की मांग को मिलाकर बनती है। अब हम इन एक घटकों की, ये जो बिंदु हमने 4 बताए, इनकी अलग अलग एक व्याख्या आपसे प्रस्तुत कर लेते हैं। पहला है पारिवारिक उपभोग मांग, जिसको हम कहते हैं C। इसमें क्या क्या आता है इसकी एक चर्चा हम लोग कर लें। पारिवारिक क्षेत्र में व्यक्ति, परिवार तथा परिवारों की सेवा, ये 3 चीजें इसमें संलग्न होती हैं। इसमें आप कभी-कभी कुछ पाठ्य पुस्तक जो आपकी है उसमें गैर लाभकारी संगठन भी संलग्न होते हैं, उनको भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। क्योंकि ये सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, तो इसलिए इनको हम व्यक्ति और परिवार के द्वारा टिकाऊ और गैर टिकाऊ दोनों प्रकार की वस्तुओं के मांग के रूप में हम इसको शामिल करते हैं। ध्यान रहे, आपको राष्ट्रीय आय की अवधारणा पढ़ते समय याद होगा राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या दिया गया था? एक दिए हुए वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही राष्ट्रीय आय है। फिर से ध्यान रखिए, हमने क्या कहा था कि एक दिए हुए वर्ष में, अर्थात हम जब राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं तो पहले क्या होना चाहिए? दिया हुआ वर्ष होना चाहिए। दिए हुए वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, दोनों की बात हम कर रहे हैं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही राष्ट्रीय आय है। तो यहाँ पर वही बात हम जब कर रहे हैं, पारिवारिक उपभोग मांग की बात जब हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम उन्हीं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल कर रहे हैं जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए परिवार तथा परिवार की सेवा में संलग्न कोई भी संस्थाएं, संगठन और पारिवारिक क्षेत्र की इकाई, जिसको हम व्यक्ति कहते हैं, इन तीनों के द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग पारिवारिक उपभोग मांग कहलाता है। अब इसमें जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि हमने 2 बात कही थी। एक तो कहा था कि परिवार द्वारा टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ दोनों प्रकार की वस्तुओं की मांग किया जाता है। तो टिकाऊ वस्तुएं कौन सी हैं? भाई, आज अगर मान लीजिए एक आपने कोई भी वस्तु खरीदा, वो 1 साल तो चलेगा नहीं। कुछ वस्तुएं होती हैं जो 1 वर्ष से ज्यादा समय के लिए यूज किया जाता है। टेलीविजन ले लीजिए, रेफ्रिजरेटर है, कपड़े धोने की मशीन है, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल,
ये 1 साल के लिए तो आप खरीदते नहीं, तो ये टिकाऊ वस्तु है। अब गैर टिकाऊ वस्तुओं में आप किन-किन चीज़ को शामिल करते हैं? गैर टिकाऊ वस्तुओं में है खाद्य या गैर खाद्य वस्तुएँ, अनाज, दालें, सब्जियाँ, फल, ये सब क्या हैं? गैर टिकाऊ वस्तुएँ हैं जिनको हम उपभोग दैनिक जीवन में उपभोग करते हैं। कपड़े, जूते, श्रृंगार के सामान, ईंधन और दैत्य खाद्य पदार्थों को जो है, हम उनको भी इसी में शामिल करते हैं। अब पारिवारिक इकाइयों द्वारा इन्हीं सभी वस्तुओं की माँग की जाती है। अब सवाल ये होता है कि अगर हम समग्र मांग में केवल इन्हीं को शामिल करेंगे, तो जो गैर लाभकारी संगठन हैं, जैसे धर्मार्थ ट्रस्ट हैं, धार्मिक संस्थान हैं, वो भी तो उपभोग कर रहे हैं। वो भी तो पारिवारिक सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो इनको भी हम परिवारों की सेवा के लिए वस्तुओं और सेवाओं की मांग में शामिल करते हैं। चूँकि हम इनको क्यों शामिल करते हैं? क्योंकि ये लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करते। अगर ये संगठन लाभ के उद्देश्य से लाभ के उद्देश्य से काम करना शुरू कर देंगे, व्यावसायिक उद्देश्य से काम करना शुरू कर देंगे, तो इनको हम पारिवारिक उपभोग मांग में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन जब तक ये गैर लाभकारी वस्तुओं के गैर लाभकारी संगठन के रूप में कि गैर व्यावसायिक उद्देश्य से काम करते रहेंगे, तब तक हम इनको पारिवारिक उपभोग मांग में शामिल करते रहेंगे। उदाहरण के ले लीजिए, जैसे बहुत जो ट्रस्ट हैं, धार्मिक संगठन है, गैर लाभकारी जिसको एनजीओ आप कहते हैं, उनके ऑफिस है, स्टेशनरी है, फर्नीचर है, वाहन है, इन सब की मांग करते हैं। यह भी पारिवारिक उपभोग व्यय का मांग है। तो जो ये अपने ऑफिस को संचालित करने के लिए या अपने दैनिक क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए मांग करते हैं, वो भी पारिवारिक उपभोग मांग का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। अब हमारा आता है उत्पादकों तथा फर्म की निवेश मांग। हमने जिसकी बात करी थी इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, तो फर्म जिसको हम उत्पादक कह रहे हैं, आगे उत्पादन के लिए वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं। फर्म जो है वो उत्पादन क्रिया करते हैं। उस उत्पादन क्रिया के लिए उनको वस्तुओं की मांग कैसे? रॉ मटेरियल के रूप में। सेवाओं की मांग कैसे? लेबर के रूप में। वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं। अब फर्म किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो मांग करते हैं, वही निवेश कहलाता है। अब निवेश के लिए जैसे मशीन है, मशीन, उपकरण, इन सब की मांग होगी, तो इन सब के लिए धन अर्थात निवेश की जरूरत पड़ेगी और ये आगे उत्पादन के लिए मध्यवर्ती वस्तु के रूप में प्रयोग किए जाएंगे, जैसे पानी, बिजली, कच्चा माल, ये सब क्या है? मध्यवर्ती वस्तुएं। इनको हम उत्पादन के सहायक के रूप में, उत्पादन इकाई अंतिम जो उपभोक्ता वस्तु है उसके मध्यवर्ती वस्तु के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो जो निवेश की मांग है वो वास्तव में कहां से आती है? इन्हीं मध्यवर्ती वस्तुओं, यदि किसी भी वस्तु को उपभोक्ता वस्तु में परिवर्तित करने के लिए, अंतिम उपभोक्ता वस्तु में परिवर्तित करने के लिए जो हम मांग करते हैं, वही हमारी मांग या निवेश कहलाती है। निवेश के लिए ध्यान रखिएगा, धन कहां से आएगा? इसके लिए बचत। बचत कौन करता है? बचत करता है उपभोक्ता वर्ग। अपने उपभोग में से कुछ धन निकाल करके वो भविष्य की योजनाओं के लिए बैंकों में रखता है। यहाँ पर एक चीज और आपको बताते चले कि कोई भी बचत यदि निवेशित नहीं की गई है, यदि उसका निवेश नहीं हो रहा है, तो हम अर्थशास्त्र में उसको बचत नहीं मानते। यानी बचत को निवेश होना आवश्यक है। अगर आपने कोई भी धन निकाल करके तिजोरी में रख लिया या आपने उसको अप्रयोज्य रख लिया, अनयूटिलाइज्ड रख लिया, तो ऐसे बचत को हम अर्थशास्त्र में बचत नहीं मानते। तो इसलिए
केन्सियन इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं, केन्सीय अर्थशास्त्र की अवधारणा की बात करते हैं, तो यहाँ पर बचत निवेश के हमेशा बराबर होगी। और दूसरी बात, सेवाओं की मांग, सेवाएँ जो हैं हम आप ध्यान रहे कि सेवाओं की जब मांग करते हैं तो लेबर के रूप में। लेबर क्या लेता है? देखिए, उत्पादन की 5 इकाइयाँ हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन। लैंड भूमि, लेबर श्रम, कैपिटल पूंजी, एंटरप्रेन्योर साहसी या उद्यमी, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। और इनके उपभोग के लिए क्या मिलता है? भूमि को मिलता है लगान, लेबर को अर्थात श्रम को मिलता है पारिश्रमिक, पूंजी को मिलता है ब्याज, और ऑर्गेनाइजेशन को उद्यमी को मिलता है लाभ, और ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है प्रतिफल। तो इसी इन्वेस्टमेंट को, कैपिटल को भी हम यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, और लेबर को हम यहाँ पर जो श्रम है उन्हीं की मांग को हम सेवाओं के रूप में इसमें परिभाषित कर रहे हैं, और निवेश मांग को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ये निवेश मांग के एक अविभाज्य अंग है। अब आते हैं तीसरे क्षेत्र पर, सरकारी व्यय। सरकारी व्यय यानी जी, आपने Y इज इक्वल टू सी पढ़ लिया, जिसको हमने उपभोक्ता मांग कहा, आई पढ़ लिया, उत्पादक मांग कहा। अब जी, सरकारी व्यय। अब चूंकि सरकार एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो जनता की भलाई के लिए वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है। अब ये जो सरकार के द्वारा सभी जो क्रय या मध्यवर्ती वस्तुएं खरीदी जाती हैं, इनको हम सरकार द्वारा क्रय की गई मध्यवर्ती वस्तु के रूप में परिभाषित करते हैं, क्योंकि ये अंतिम उपभोक्ता वस्तु नहीं है। हम इनको एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जैसे निवेश करना, निवेश के बाद उत्पादन होगा, उत्पादन के बाद वो उपभोक्ता तक पहुंचेगा। लेकिन निवेश के एक माहौल के लिए, निवेश के उचित माहौल के लिए कानून व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, शिक्षा की जरूरत पड़ती है, स्वास्थ्य की जरूरत पड़ती है, और ये सब उपलब्ध कराया जाता है सरकार द्वारा। अब हम इन सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार को कर का भुगतान करते हैं। इसके साथ साथ सरकार के कुछ अपने आवश्यक खर्च होते हैं। जैसे इन सेवाओं को संचालित करने के लिए, ये सेवाएं सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के द्वारा संचालित की जाती हैं। अब इन विभागों या मंत्रालयों या सरकार के तंत्र को संचालित करने के लिए, इनके रखरखाव के लिए सरकार वाहन, स्टेशनरी, फर्नीचर, वेतन, भत्ते, इन सब पर मुद्रा का व्यय करती है। अब ये जो सारी चीजें मुद्रा पर व्यय, मुद्रा का व्यय सरकारी व्यवस्था के संचालन के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जो मुद्रा का व्यय किया जाता है, वही सरकारी व्यय का सब समग्र मांग कहलाता है। अर्थात सरकार जो कर के रूप में हमसे लेती है और सेवाओं के माध्यम से मध्यवर्ती वस्तु के रूप में जो समाज को या उपभोक्ता को या क्षेत्र जो वाणिज्य जगत है उसको जो उपलब्ध कराती है, वही सरकारी व्यय या समग्र मांग कहलाती है। चौथा है शेष विश्व द्वारा किया गया क्रय। अब आप जानते हैं कि हम वैश्वीकरण के युग में रह रहे हैं, इसमें देश एक दूसरे के साथ व्यापार विनिमय करते हैं। आज हम दो शब्दों की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट, अर्थात आत्मनिर्भर और आत्मसंपन्न। कोई भी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर तो हो सकती है, अर्थात जब हम अपनी आवश्यकता की अधिक से अधिक वस्तुएं संचालित कर रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं और उनका उपभोग कर रहे हैं, तो हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहलाते हैं।
लेकिन जब हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने आवश्यकताओं के लिए शेष विश्व के साथ आर्थिक संबंध रखते हैं और उनसे क्रय विक्रय का संबंध स्थापित करते हैं, तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। हम जिन देशों के साथ व्यापार करते हैं, अर्थात आयात या निर्यात करते हैं, उन्हें शेष विश्व की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब शेष विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ हम निर्यात करेंगे तो उनसे हमें प्राप्तियां होंगी, यानी हमसे आय होगा। और अगर हम उनको आयात करेंगे तो हमें उस आयात पर व्यय करना पड़ेगा। तो निर्यात से प्राप्तियां होंगी और आयात से व्यय होगा। तो घरेलू देश के परिवार, फर्म या सरकार द्वारा वस्तुएं और सेवाओं को खरीद होती है, उसको हम आयात व्यय के रूप में परिभाषित करेंगे। अब जो इन्हीं घटकों द्वारा, अर्थात परिवार, फर्म या सरकारी संस्थाएं, इनके द्वारा जो निर्यात किया जाएगा उसको निर्यात प्राप्तियां कहेंगे। इन दोनों के अंतर को, अर्थात निर्यात प्राप्तियां और आयात व्यय के अंतर को हम शुद्ध निर्यात कहते हैं, शुद्ध प्राप्तियां कहते हैं। जो शुद्ध निर्यात है, अर्थात निर्यात प्लस आयात, इन दोनों के अंतर द्वारा जो हमें शुद्ध निर्यात प्राप्त हो रहा है, उसे हम शेष विश्व द्वारा घरेलू देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग के रूप में परिभाषित करते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें कि शुद्ध निर्यात, एक लाइन में इसको परिभाषित कर लें कि शुद्ध निर्यात शेष विश्व द्वारा घरेलू देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग का माप है। ये एक लाइन की परिभाषा है। अब हम ये कह सकते हैं कि समग्र मांग परिवारों, फर्मों, सरकार तथा शेष विश्व द्वारा की गई मांग का योग है। फिर से क्या कह सकते हैं? समग्र मांग परिवारों, फर्मों, सरकार तथा शेष विश्व द्वारा की गई मांग का योग है। हम परिवारों की मांग को उपभोग, फर्मों की मांग को निवेश, सरकार की मांग को सरकार का क्रय तथा शेष विश्व की मांग को शुद्ध निर्यात कह सकते हैं। हम और क्या कह सकते हैं कि समग्र मांग, उपभोग, निवेश, सरकारी क्रय तथा शुद्ध निर्यात का योग है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? समग्र मांग बराबर, लिख लीजिए इसको एक समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं? समग्र मांग बराबर उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी क्रय प्लस शुद्ध निर्यात, अर्थात आयात और निर्यात का अंतर। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? एब्रिविएशन में कैसे लिख सकते हैं? एडी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस एम। इसको आप अपने पाठ्यपुस्तक में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या कहा? एडी, एडी क्या है? एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग। सी क्या हुआ? उपभोग। आई क्या हुआ? निवेश। जी सरकारी क्रय और एक्स माइनस एम अर्थात शुद्ध निर्यात, अर्थात एक्स क्या डिनोट करता है? एक्स डिनोट करता है, एक्स यहाँ पर निर्धारित करता है निर्यात प्राप्तियों को और यम निर्धारित करता है आयात। अब समग्र मांग को अर्थव्यवस्था में हम समग्र व्यय या कुल व्यय भी कहते हैं कई बार। तो समग्र मांग को हम समग्र व्यय या कुल व्यय भी कहते हैं। अब किसी अर्थव्यवस्था में आय और संतुलन का स्तर निर्धारित करने में पहला कदम इसकी समग्र मांग का अनुमान लगाना। जैसे खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग
हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस एम। इसी तरह एक साधारण मॉडल का विकास करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र, परिवार और फर्म, यानी हम इसको क्या कहते हैं, द्विक्षेत्रीय मॉडल। राष्ट्रीय आय का निर्धारण दो क्षेत्र में, जैसे सरकार और शेष विश्व को हम कुछ समय के लिए अगर मान लिया हटा दें, तो ऐसे में हमारा जो समग्र मांग होगा या निवेश का जो योग होगा वो कहलाएगा दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का निर्धारण। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे होगा? समग्र मांग बराबर उपभोग प्लस निवेश, एग्रीगेट डिमांड बराबर सी प्लस आई। हम इसको दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं? इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस यस। सी क्या है? उपभोग, और यस क्या है? बचत। तो एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई, यहां पर क्योंकि हमने पहले ही आपको बता रखा है कि जितना सेविंग होगी, यस जितना होगा, जितनी बचत होगी, उतना सब कुछ निवेशित हो जाना चाहिए। इसलिए कीमती अर्थशास्त्र में ये मान लिया गया है कि सी आई प्लस यस, आई इज इक्वल टू यस, अर्थात बचत हमेशा निवेश के बराबर होगा। तो हम इसको लिखे एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, या हम लिख सकते हैं एडी इज इक्वल टू सी प्लस यस, क्योंकि ब्रैकेट में लिख दीजिएगा यस इज इक्वल टू आई ऑलवेज, हमेशा बचत निवेश के हमेशा बराबर होगा। अब आते हैं हम संतुलन के लिए। अब संतुलन हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। हमने आपको पहले बता रखा है कि उपभोग प्लस निवेश, हम कहें उपभोग प्लस निवेश बराबर उपभोग प्लस बचत, यानी सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस यस। हमने क्या कहा? निवेश हमेशा बचत के बराबर होगा। तो अब इस तरह से अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर उस बिंदु पर निर्धारित होता है, एक अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां समग्र मांग कुल उत्पादन के बराबर और निवेश बचत के बराबर। हमने पूरी अर्थव्यवस्था जो समग्र मांग की अवधारणा थी उसको एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश की कि एक अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां समग्र मांग कुल उत्पादन के बराबर हो और निवेश बचत के बराबर। इस पर एक दो प्रश्न चाहे तो आप लिख सकते हैं, अपने पाठ्यपुस्तक में देख सकते हैं। जैसे समग्र व्यय समग्र मांग का एक माप है, सही है या गलत है, ये आप निर्धारित कर लीजिएगा। ये आपके लिए हमने एक एक्सरसाइज दे दिया है कि पाठगत जो प्रश्न है, या जैसे हम कह सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में निर्यात और आयात का अंतर क्या कहलाता है, ये भी एक प्रश्न बनता है जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया। संतुलन की आय का शर्त, कई बार आपसे जब आप परीक्षाओं में जाते हैं तो आपसे सीधे सीधे इक्वेशन के रूप में, समीकरण के रूप में पूछ लिया जाता है। तो वहां पर यह पूछा जाता है संतुलन आय की शर्त किस प्रकार से निर्धारित होती है? ए सी प्लस सी इज इक्वल टू एस, अर्थात उपभोग बराबर बचत। बी उपभोग प्लस निवेश बराबर उपभोग प्लस बचत। सी उपभोग प्लस बचत बराबर बचत प्लस निवेश। और डी बचत बराबर आय। ये चार विकल्प दिए होते हैं और इसमें से सही विकल्पों का आपको चुनाव करना होता है। तो स्वाभाविक है कि अभी जो हमने आपको बताया था कि बी विकल्प सही होगा, क्या है? उपभोग प्लस निवेश बराबर उपभोग प्लस बचत। तो एक थोड़ी सी एक्सरसाइज आप लोग कर लिया करिए। इसका जो रेखा चित्र का निरूपण है वो आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, उस रेखा चित्र को देख लीजिएगा। रेखा चित्र में मूल बिंदु आपका O है, x और y, x एक्सिस
और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हम समग्र योग दिखाते हैं, समग्र मांग को दिखाते हैं, और एक्स एक्सिस पर हम टाइम पीरियड को दिखाते हैं। जो हमारा समग्र निवेश है आई, वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल मूल बिंदु से थोड़ा ऊपर शुरू होता है। क्यों? क्योंकि निवेश तो थोड़ा बहुत हमें करना पड़ेगा। निवेश कभी भी उपभोग के लिए निवेश कभी भी शून्य नहीं हो सकता। स्मॉल ए शुरू होता है मूल बिंदु से थोड़ा सा ऊपर। ये क्यों शुरू होता है? इसको स्मॉल सी भी कई बार लिखा जाता है, सी स्मॉल सी। इसको हम कहते हैं स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग क्या होता है? स्वायत्त उपभोग वो होता है जो आय के निरपेक्ष होता है। अर्थात आपकी आय कुछ भी हो, इवन की आपकी आय तो शून्य हो सकती है, परंतु आपका उपभोग कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। इसलिए मूल बिंदु से वाई अक्ष पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ शुरू होता है। कभी भी आप देख लीजिएगा, मूल बिंदु से स्वायत्त उपभोग कभी भी शुरू नहीं होगा, क्योंकि 1 साल का बच्चा हो या एक, जैसे कभी-कभी छात्र जीवन में आप हैं, तो छात्र जीवन में हो सकता है कि आप कोई भी आय अर्जित नहीं कर रहे हैं, लेकिन निवेश तो आप कर रहे हैं। शिक्षा पर निवेश कर रहे हैं, अपने रहने रहन-सहन पर निवेश कर रहे हैं, अपने उपभोग पर आप व्यय कर रहे हैं, तो इसीलिए ये मूल बिंदु से शुरू नहीं होकर के थोड़ा-सा ऊपर से शुरू होता है। और इसका जो अ, इसमें जो वृद्धि होती है, वो दाहिने तरफ ऊपर उठते हुए होती है। अर्थात एक सीधी रेखा के रूप में जो आय इस रेखा चित्र निरूपण में जो आय का रेखा होगी, आय की जो वक्र होगी, वो 45 अंश डिग्री पर रखी जाएगी। और उपभोग की जो लाइन होगी, वो वाई एक्सिस से शुरू होकर के दाहिने तरफ थोड़ा-सा ऊपर बढ़ती हुई होगी, और उसके ऊपर होगा सी प्लस आई, अर्थात उपभोग प्लस निवेश, जिसको हम समग्र मांग के रूप में परिभाषित करते हैं। तो हमने आपको जो बताया, वो ध्यान देने वाली बात है कि जो सी प्लस आई का जो समीकरण है, वो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई के रूप में होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आई को हमने बताया कि एक्स एक्स अक्ष के समानांतर एक स्थिर राशि है, निवेश एक स्थिर राशि है, इसलिए हम सी प्लस आई को लिख सकते हैं सी प्लस आई। इसको आप अगर नोट बुक लिए हो, पेन और आपके हाथ में हो, तो नोट कर लीजिए। हम क्या कह सकते हैं? सी प्लस आई इज इक्वल टू स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल वाई प्लस आई। आई का मतलब कैपिटल आई। ये क्या हमारा परिभाषित कर रहा है? एक सीधी रेखा के रूप में समग्र मांग का समीकरण। यहाँ पर हमने निवेश को स्थिर फलन माना है, इसलिए हम इसको उपभोग फलन के साथ निवेश को जोड़ देते हैं। तभी स्थिर उपभोग तथा और निवेश जब आपस में जुड़ जाते हैं, तो वो सी प्लस आई के रूप में परिभाषित होते हैं। अब इसको हम, जो हमने लिखा था सी प्लस आई इज इक्वल टू ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल वाई प्लस आई, इसको हम फिर लिख सकते हैं कि समग्र मांग बराबर ए प्लस आई। ए स्मॉल होगा जो स्वायत्त निवेश को दिखा रहा है, स्वायत्त उपभोग को दिखा रहा है, और आई कैपिटल आई है जो इन्वेस्टमेंट को अर्थात निवेश को दिखा रहा है। तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा स्मॉल ए प्लस कैपिटल आई ब्रैकेट बंद प्लस स्मॉल बी और वाई। वाई क्या है? आय है, और बी क्या है? यहाँ पर स्वायत्त उपभोग अर्थात उपभोग फलन है। तो हम यहाँ पर बी को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर जो स्मॉल बी हमने लिखा है, वो क्या है? उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। तो सीमांत एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
अब हम कह सकते हैं कि उपभोग फलन जो हमारा है वो ए अर्थात स्मॉल ए से प्रारंभ होता है और समग्र मान जो है अर्थात सी प्लस आई वो कहां से प्रारंभ होगा, स्मॉल ए प्लस आई से प्रारंभ होगा जो सी से ऊपर की राशि के बराबर होगा। अब सी से सी प्लस आई तक जाने में जो आपको दिखता है आपके रेखा चित्र के निरूपण में जो हमने दिखाया कि पहली लाइन तो आपकी सी है जो ए से स्मॉल ए से शुरू हो रही है, उसके ऊपर एमपीसी और सी प्लस आई तक पहुंचने के लिए किस रेट से जाएंगे, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के दर से, जिसको हम कहते हैं एमपीसी की दर। इसलिए सी और सी प्लस आई एक दूसरे के हमेशा समानांतर होते हैं। क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। सी और सी प्लस आई एक दूसरे के समानांतर होते हैं। तो ये हमने आपको रेखाचित्रीय निरूपण बता दिया। बचत और निवेश विधि द्वारा आय का संतुलन हमने आपको पहले ही बताया है कि आय जो होगा वो y अक्ष के हमेशा समानांतर होगा। क्यों होगा, क्योंकि संतुलन की शर्त है कि c प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस, अर्थात उपभोग प्लस निवेश बराबर उपभोग प्लस बचत। इससे ये संकेत मिलता है कि जो आई है वो यश के बराबर ही होगा। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि बचत निवेश के बराबर होगा केंद्रीय अर्थशास्त्र में हमेशा। तो इसलिए समग्र मांग कुल उत्पादन के बराबर होगा। जब समग्र मांग कुल उत्पादन के बराबर होगा तो बचत भी निवेश के बराबर होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जिस बिंदु पर हम बचत और निवेश बराबर होते हैं उसी बिंदु पर आय का संतुलन स्तर निर्धारित होता है। इसको आपने देखा भी होगा। अब गुणक की अगर हम जहां तक बात कर रहे थे, अभी हमने जो एमपीसी की बात किया है, अब मल्टीप्लायर इफेक्ट इसको गुणक के रूप में अगर हम थोड़ी सी परिभाषित कर दें तो कोई भी अर्थव्यवस्था प्रतिवर्ष अपनी आय के संतुलन स्तर में वृद्धि लाना चाहती है। और आप ये जानते हैं कि आय में वृद्धि जो होती है वो आर्थिक समृद्धि की अभिव्यक्ति है, जो जनसंख्या के रहन सहन के स्तर में वृद्धि लाने के लिए अनिवार्य है। इसे प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था को निवेश के स्तर में वृद्धि लानी चाहिए और निवेश में वृद्धि से आय में कई गुना वृद्धि होती है। अब ऐसी दशा अगर है तो इसमें वृद्धि को निवेश में वृद्धि किस दर से होगी, कितने गुना होगी, ये डिपेंड करेगा, ये इस चीज पर निर्भर करेगा कि हमारा गुणक का स्तर कितना है। एक इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था में निवेश 100 करोड़ से बढ़कर के 150 करोड़ रुपए हो जाता है, तो निवेश में वृद्धि कितनी हुई, 150 माइनस 100 बराबर 50 करोड़। अब हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि आय के स्तर में लगभग 100 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाए। क्यों, क्योंकि 100 बराबर 2 गुणे 50, लेकिन ये 2 कहां से आए? अगर हम ये कह रहे हैं कि 2 गुणे 50, इसका मतलब हुआ कि आय में जो वृद्धि हुई वो निवेश की 2 गुना। तो निवेश में दी हुई जो ये वृद्धि है, 2 गुना जो वृद्धि है, इसी को हम निवेश गुणक कहते हैं। अब इस निवेश गुणक को कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसे हम थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करते हैं। देखिए, निवेश गुणक के लिए आपको डेल्टा वाई लिखा जाता है, एक छोटा सा त्रिभुज होता है, वाई लिखा जाता है, इसको हम डेल्टा कहते हैं। और ये दिखाता है आय में परिवर्तन, और डेल्टा आई दिखाता है निवेश में परिवर्तन। अगर हम ये मान ले, जैसे हमने उदाहरण में माना कि 50 गुणे 2
यानी 100 करोड़ के बराबर निवेश हुआ, तो इसको हम मान लें कि 2, तो हमारा मल्टीप्लायर क्या हुआ, गुणक क्या हुआ, 2 के बराबर हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि के, हमेशा गुणक को, मल्टीप्लायर को के से दिखाते हैं। के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, अर्थात गुणक बराबर राष्ट्रीय आय में परिवर्तन बटे निवेश में परिवर्तन। हम दूसरे रूप में परिभाषित कर सकते हैं इसको, वैसे सामान्य रूप से हम लिखते हैं कि k इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो इसको अगर हम परिभाषित करें तो आय में आनुपातिक वृद्धि, आय में आनुपातिक वृद्धि अर्थात डेल्टा वाई इज इक्वल टू के गुणक, हमने क्या किया, y को ले लिया बाएं पक्ष में और k को ले लिया दाएं पक्ष में, पक्षांतर जिसको आप कहते हैं। पक्षांतर अगर हम कर दें तो डेल्टा y इज इक्वल टू k इंटू डेल्टा आई। अब क्या हुआ, ये इससे क्या हमें मिला, अर्थात आय में वृद्धि निवेश गुणक बराबर, निवेश गुणक में के बराबर कितने निवेश में वृद्धि होगी, वो निवेश गुणक के बराबर होगा। आय में वृद्धि कितनी होगी, जितना निवेश गुणक होगा उसके बराबर। निवेश गुणक कितना था अभी पिछले उदाहरण में, 2। हमने कहा 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुआ, अगर ये बढ़ करके 150 करोड़ हो जाए तो आय में कितनी वृद्धि हुई। अगर निवेश गुणक हमारा 2 है तो परिवर्तन कितना हुआ था, 100, 150 माइनस 100, 100 से बढ़कर के 150 हुआ तो 50 करोड़ निवेश में वृद्धि हुई। गुणक हमारा 2 है तो हमारा कितना हुआ, आय में वृद्धि 100 करोड़। तो उसी को हम यहाँ परिभाषित कर रहे हैं कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई। तो ये हमारा था निवेश गुणक, के हमेशा 1 के बराबर होगा और डेल्टा वाई हमेशा डेल्टा आई के बराबर होगा। अब निवेश गुणक की व्युत्पत्ति कहां से होती है, निवेश गुणक आता कहां से। अब निवेश गुणक का मूल्य अगर मान लीजिए 3 हो जाए तो हमारा जो आय में वृद्धि होगी वो 50 गुणे 3 हो जाएगी, अर्थात 150 करोड़ हो जाएगी। अगर ये निवेश गुणक 4 हो जाए तो हमारी जो आय में वृद्धि है वो 4 गुना हो जाएगी, अर्थात 50 गुणे 4 यानी 200 करोड़ रुपए हो जाएगी। तो निवेश गुणक का जितना ऊंचा मूल्य होगा हमेशा राष्ट्रीय आय में वृद्धि उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक चीज और बता दें कि निवेश गुणक का मूल्य किस चीज पर निर्भर करता है, उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। अर्थात हमारा उपभोग जितना अधिक होगा निवेश गुणक उतना ही ऊंचा काम करेगी, उतना ही अधिक होगी। अर्थात हम एमपीसी को 1 माइनस एमपीसी के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस एमपीसी। अब ये तो क्या हुआ, 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, बचत की सीमांत प्रवृत्ति। बचत की सीमांत प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा एमपीएस का मूल्य कम है तो एमपीसी का मूल्य अधिक होगा। मान लीजिए 1 रुपया है, 1 रुपए में से हम 80 पैसा उपभोग कर लेते हैं तो हमारी बचत कितनी हुई, 20 पैसा। तो एमपीसी है कितना, 80 पैसा और एमपीएस कितना हुआ, 20। तो इसीलिए हम कह रहे हैं 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। एमपीएस जितना एमपीसी अधिक होगा एमपीएस कम होगा, अगर एमपीएस अधिक होगा तो एमपीसी कम होगा, दोनों में हमेशा विपरीत संबंध होगा। और निवेश, अगर एमपीएस अधिक होगा तो निवेश गुणक कम होगा, अगर एमपीसी अधिक होगा तो निवेश गुणक अधिक होगा, हमेशा याद रखिए। और निवेश गुणक हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है। निवेश गुणक को आप कैसे निकालेंगे, अगर हम इसको इक्वेशन समीकरण को, इस समीकरण को आपके लिए थोड़ा सा बढ़ा करके बताने की कोशिश करें तो आपको याद होगा C प्लस आई इज इक्वल टू C प्लस एस,
ये हमने आपको पहले ही बता रखा है कि उपभोग प्लस निवेश बराबर उपभोग प्लस बचत। तो हम कह सकते हैं C प्लस यस बराबर वाई, और C प्लस आई बराबर भी वाई होता है। तो y बराबर C प्लस आई या C प्लस यस। अब अगर हम इन दोनों को डेल्टा से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, अर्थात डेल्टा का मतलब यहाँ पर क्या है, उपभोग या निवेश या आय में परिवर्तन। डेल्टा का मतलब होता है उपभोग निवेश, जो त्रिभुज जैसा बना होता है, आप अपने पाठ्यपुस्तक में देख लीजिएगा, जो त्रिभुज जैसा बना है उसमें डेल्टा का मतलब होता है उपभोग या आय या निवेश में परिवर्तन को ये दिखाता है। तो अगर हम डेल्टा से गुणा करते हैं तो हो जाएगा डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई बराबर डेल्टा वाई। अब सबको अगर हम डेल्टा वाई से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई बटे डेल्टा वाई बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा वाई। ये समीकरण हमें प्राप्त होता है। फिर से सुन लीजिए, डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई बटे डेल्टा वाई, क्योंकि हम डेल्टा वाई से भाग दे रहे हैं, बराबर क्या हुआ, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई। अर्थात हमने क्या किया, C प्लस आई, डेल्टा C प्लस डेल्टा आई बराबर डेल्टा वाई को डेल्टा वाई से भाग दे दिया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, डेल्टा C बराबर बटे डेल्टा वाई, ये क्या दिखा रहा है, MPC, और डेल्टा आई बाई डेल्टा वाई क्या दिखा रहा है, अगर हम इसमें MPC जोड़ दें तो दोनों बराबर होता है 1 के। तो अगर हम इसको थोड़ा सा पक्षांतर कर दें, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई MPC हो गया। तो डेल्टा आई और डेल्टा वाई को वहीं रखते हैं बाएं साइड में और MPC को लेके चलते हैं दाहिने साइड में। तो क्या बन जाएगा हमारा, डेल्टा आई बटे डेल्टा वाई बराबर 1 माइनस MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब अगर इन दोनों को उल्टा कर दें हम तो हमें क्या प्राप्त होगा, डेल्टा वाई ऊपर चला गया, डेल्टा आई नीचे आ गया, तो डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई बराबर 1 अपान 1 माइनस MPC। हमने आपको पहले ही बताया था कि 1 माइनस MPC बराबर होता है 1 माइनस MPC किसके बराबर होता है, MPS के। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई इज इक्वल बराबर 1 अपान MPS। दोनों बातें की है, निवेश गुणक क्या हमारा कहलाया। अब देखिए, डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई को हम कहते हैं निवेश गुणक अर्थात के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, निवेश गुणक इज इक्वल टू के। निवेश गुणक को किससे दिखा रहे थे, आपको याद होगा, अभी मैंने अपने इस अध्ययन में पहले ही बताया था, निवेश गुणक को हम के से दिखाते हैं। तो के इज इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस MPC, या फिर हम लिख सकते हैं 1 अपान MPS, अर्थात डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस MPC इंटू डेल्टा आई, या फिर हम इसको कह सकते हैं 1 अपान MPS इंटू डेल्टा आई। अब एक एग्जांपल आप ले लीजिए, मान लीजिए उदाहरण आपको दे दें, मान लीजिए आपका MPS 0.2 है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 0.2, तो आपका MPC कितना होगा, आपका MPC आप मन में कैलकुलेट कर लीजिए। यदि MPS आपका 0.2 है तो MPC 0.8 होगा, क्योंकि 1 माइनस MPC इज इक्वल टू MPS, या हम MPS को घटा दें तो क्या बच जाएगा, MPC। अब अगर हम ये कहें कि निवेश में 200 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है तो आय में कितनी वृद्धि होगी, फिर से सुनिए, यदि हम कहें कि MPC 0.8 है या MPS 0.2 है और निवेश में 200 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है तो आय में कितनी वृद्धि होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 अपान MPS इंटू डेल्टा आई। तो 1 अपान MPS कितना है 0.2 और डेल्टा आई कितना है
200 करोड़, तो कितना हुआ? 0.2 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 200 है तो मल्टीप्लाई करेंगे, उससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1000 करोड़। अर्थात आय में वृद्धि जो होगी वो 1000 करोड़ रुपए के बराबर। तो ये हमने आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो इस पार्ट में आपको थोड़ा सा ये समझ में आया होगा कि एमपीएस क्या है, एमपीसी क्या है। एमपीसी अधिक है तो गुणक कम होता है, या एमपीएस अधिक होता है तो गुणक कम होता है। एमपीसी और एमपीएस में संबंध क्या होता है? अब थोड़ा सा एक चीज और हम आपको इसी में बता दें कि आधिक्य मांग क्या होती है। आधिक्य मांग उस स्थिति को कहते हैं जब समग्र मांग अर्थव्यवस्था के संभावित उत्पादन के स्तर से अधिक होता है। देखिए, हमने जो आपको अभी तक पूरा यहाँ पर सिखाया या जो आपको बताया, वो आय का संतुलन स्तर कहाँ निर्धारित होता है? जहां समग्र मांग वाई अर्थात उत्पादन स्तर के बराबर है, और हम ये मानते हैं कि उत्पादन का स्तर अधिकतम संभव है या पूर्ण स्तर है जिसे अर्थव्यवस्था के संसाधनों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये केन्सी अर्थशास्त्र की अवधारणा है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि अर्थव्यवस्था का उत्पादन पूर्ण रूप स्तर से आगे नहीं बढ़ेगा। अब निवेश के माध्यम से उत्पादन या आय में वृद्धि अगर निवेश गुणक की क्रियाशीलता के कारण होती है, तो अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति के विषय में आप विचार करें जो पहले से उत्पादन के पूर्ण स्तर पर कार्य कर रही है, तो उस स्तर पर निवेश में वृद्धि होती है। अगर होती है तो क्या होगा? क्या उत्पादन का स्तर बढ़ेगा या अर्थव्यवस्था का उत्पादन नहीं बढ़ेगा? लेकिन निवेश में वृद्धि के कारण जो एक प्रकार का स्थिर या स्वायत्त व्यय है, उससे समग्र मांग बढ़ जाएगी और उत्पादन के पूर्ण स्तर से अधिक हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में आधिक्य मांग का सृजन होगा। तो आधिक्य मांग को हम इसीलिए परिभाषित करते समय कहते हैं कि आधिक्य मांग उस स्थिति को कहते हैं जब समग्र मांग अर्थव्यवस्था के संभावित उत्पादन के स्तर से अधिक हो जाए। आधिक्य मांग का परिणाम अर्थव्यवस्था में कई बार मुद्रास्फीति होती है। कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि जब लोगों के पास अधिक वस्तुओं और सेवाओं की मांग करने के लिए अधिक मुद्रा होती है, जब उत्पादन की पूर्ति इससे कम होती है, तो मांग और पूर्ति की शक्तियों में संतुलन लाने के लिए कीमत में वृद्धि होती है, और इस कीमत वृद्धि के कारण ही मुद्रास्फीति का जन्म होता है। अगर हम एक रेखा चित्रीय निरूपण करें, अगर आप अपने पाठ्य पुस्तक के में देखेंगे तो आपको दिखेगा जो y 45 अंश पर आप दिखाते हैं, उसको जहां पर एग्रीगेट डिमांड जो C प्लस आई की जो रेखा है जहां पर काटती है, उसको हम कहते हैं ई बिंदु। और जो जब हम डेल्टा y के रूप में डेल्टा C प्लस डेल्टा आई को रखते हैं, अर्थात हम वास्तविक उपभोग और वास्तविक निवेश के स्तर को जब परिभाषित करते हैं, तो वो आधिक्य मांग को का सृजन करती है। अब इस ई बिंदु पर जहां समग्र मांग रेखा 45 अंश रेखा को यानी राष्ट्रीय आय की रेखा को काट रही है, उसी को अगर हम संतुलन मान लें तो समग्र मांग जो होगा वो एग्रीगेट डिमांड 1 से एग्रीगेट डिमांड 2 तक के इस अंतर को ही हम समग्र आधिक्य मांग कहते हैं। आधिक्य मांग अर्थात C प्लस एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस आई की जो रेखा हमने खींची थी, उसके ऊपर जब हम डेल्टा C प्लस डेल्टा वाई आई की रेखा खींचते हैं, तो इन दोनों के अंतर को हम आधिक्य मांग के रूप में परिभाषित करते हैं, और यही अंतराल स्फीति अंतराल भी कहलाता है। मांग में कमी आधिक्य मांग की स्थिति से ठीक
विपरीत होती है, अर्थात जब अर्थव्यवस्था अपने पूर्ण रोजगार के स्तर पर होती है और स्वायत्त उपभोग या निवेश में गिरावट के कारण समग्र मांग कम हो जाती है, तो इसे मांग में कमी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन का स्तर बाजार में अतिरिक्त की स्थिति में होता है और इसकी मांग नहीं बढ़ती। इसका मांग और पूर्ति की शक्तियों को संतुलन लाने में कीमत स्तर के गिरने के लिए दबाव पड़ता है और अर्थव्यवस्था में औस्थितिक दबाव पड़ता है, जहाँ औस्थितिक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट का संकेत है। तो आज की इस परिचर्चा में, आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको जो बताया वो था समग्र मांग, समग्र मांग का निर्धारण, अर्थव्यवस्था में उपभोग, सीमांत उपभोग और निवेश, गुणक, गुणक की व्युत्पत्ति, गुणक की कार्यशीलता, प्रभावी मांग की अवधारणा, आधिक्य मांग और संतुलन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। हमने आपको कुछ गृह कार्य के लिए भी आपको बताया था। आप चाहे तो पाठांत प्रश्न को भी नोट कर सकते हैं, हम आपको बता दें। समग्र मांग के विभिन्न घटकों का संक्षिप्त विवरण दीजिए या 1-2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में संतुलन आय के निर्धारण की व्याख्या करिए या गुणक की परिभाषा दीजिए और उसका मूल्य ज्ञात करिए। अगला प्रश्न लिख सकते हैं, गुणक की क्रियाशीलता को विभिन्न चक्रों द्वारा कैसे व्याख्यायित किया जा सकता है, इसको परिभाषित करिए। आधिक्य मांग की परिभाषा दीजिए और इसका रेखाचित्रीय निरूपण। तो ये आज का पाठ्यक्रम यहीं तक। अब हमें इजाजत दीजिए, अगली बार हम आपको मिलेंगे नए सत्र में नए पाठ्य के साथ। नमस्कार।